हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट चॉइस। आज के इस वीडियो में सीटेट पेपर 2 में साइंस सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। आज का पेपर 24 दिसंबर 2021 से लिया गया है। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से केमिकल चेंज आपको बताना है। कौन कौन सा जो केमिकल चेंज है। तो आपका पहला जो है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर कप, ये एक केमिकल चेंज है। सिल्वर जो है वो एटमॉस्फेयर में जो हमारा सल्फर वगैरह जो अवेलेबल होते हैं उनके साथ वो रिएक्शन करके Ag2S बना लेते हैं। तो यही हमारा थोड़ा सा ये कोटिंग सिल्वर होता है, ब्लैक टाइप से हो जाते हैं। तो ये कोटिंग जो होता है केमिकल रिएक्शन है, न्यू प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, कुछ न्यू सब्सटेंस बनना चाहिए। सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स, ये एक केमिकल चेंज नहीं है, ये सिर्फ स्टेट का चेंजिंग है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। तो ये सॉलिड से गैस में बनना, ये इसका फेज का चेंजिंग है। तो इसको हम केमिकल चेंजिंग नहीं कहेंगे, कुछ नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है इसीलिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये केमिकल चेंजिंग है क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी, जब हम प्रोड्यूस करते वक्त इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ये भी केमिकल चेंजिंग नहीं है, इसमें भी स्टेट का चेंजिंग है। ठीक है, अवस्था बदलती है, स्टीम जो है वो कंडेंसेशन होकर वाटर बन जाता है। ठीक है, तो वेपर से हम लिक्विड बनाते हैं। फिर ड्राइंग ऑफ वायर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को वायर को हम बस ड्रॉन करते हैं तो वो भी एक तरह से कुछ नया सब्सटेंस तो नहीं बनता, तो केमिकल चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए और सी सही है, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग जो होता है, ठीक है, उसमें कौन सा हार्मोन हार्मोन जो होता है उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, मेढक का जो प्रक्रिया होता है, मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया, उसमें कौन सा हार्मोन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मेटामॉर्फोसिस क्या होता है वो देख लेते हैं। ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एग होता है, एम्ब्रायो होता है, फिर टेडपोल होता है, टेडपोल विथ 2 लेग्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे यंग फ्रॉगलेट, एडल्ट फ्रॉग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये पूरा लाइफ साइकिल जो फ्रॉग का होता है, इसमें एक हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग के लिए। ठीक है, आपको ये फ्रॉग लाइफ साइकिल से कुछ भी पूछ सकता है कि टेडपोल क्या है, कौन इसका मतलब लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग का होता है टेडपोल, ये सब इसका सीक्वेंस दे सकता है, एग एम्ब्रायो टेडपोल, तो वो सीक्वेंस बनाने का क्वेश्चन आ सकता है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 रिएक्शन को कराने के बाद कौन से में जो है वो H2 गैस नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे एसिड तो कांस्टेंट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही सब में है। मैग्नीशियम के साथ हम, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम के साथ HCl का रिएक्शन कराएंगे तो MgCl2 बनेगा और यहाँ पे H2 गैस निकलेगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, H2 गैस निकल रहा है। कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे HCl का, तो कॉपर के साथ रिएक्शन में H2 गैस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं, अपने से लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज है। हाइड्रोजन से ऊपर जो भी एलिमेंट है वो सारे हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, और वो किसी भी रिएक्शन में जो है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके नया जो है वो फॉर्मूला केमिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो कॉपर के साथ रिएक्शन के दौरान नहीं निकलेगा। तो आप यहाँ पे मैग्नीशियम ठीक है निकलेगा, कॉपर के साथ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट आपका है सल्फर। तो सल्फर में क्या होता है कि सल्फर के साथ भी जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें H2 गैस नहीं निकलता है, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। सल्फर सल्फर क्या आपका नॉन मेटल है।
ठीक है, तो इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसमें भी H2 गैस जो है वो नहीं निकलेगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ क्या है कि HCl रिएक्शन करके H2O गैस निकाल बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम जो ऊपर है, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके H2 गैस निकलेगा, और कॉपर सल्फर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहाँ पे यही पूछा है, नहीं निकलेगा। तो बी और सी, तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेटल नॉन मेटल से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का रहता ही है, पिछले भी पेपर में आपने देखा होगा, उसमें भी पूछा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अप्लाई करके क्वेश्चन करना था। यहाँ भी आप डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी सीरीज की जरूरत है, ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो आपको हर टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि ध्रुवीय भालू को अनुकूलन में सहायता करता है। ठीक है, पोलर वियर एडेप्टेशन। व्हाइट फर क्या सहायता, व्हाइट फर सहायता करता है, तो हाँ, उसका जो श्वेत लोम चर्म जो होता है उसको ठंडक से बचाने में हेल्प करता है। ऑप्शन 1 ठीक है। बी में क्या है, उसके पास जो है वो लंबे गोले तीखे पंजे, लंबे गोले तीखे पंजे जो होते हैं उसको आइस में चलने में हेल्प करता है, तो इसलिए ऑप्शन ए बी जो है वो दोनों सही है। इस हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि वाटर का जो हम पीने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो उसके समय क्या होता है, जब प्यूरिफाई करते हो तो उसमें से जो अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज है वो तो निकलते ही हैं, साथ में मिनरल्स भी कुछ निकल जाते हैं। तो इन चारों प्रोसेस में से कौन सा वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा मिनरल्स का लॉस होता है, मतलब हानि होता है, निकल जाता है? तो बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग। आपका सबसे ज्यादा जो होता है, जो हमारे घर में केंट लगा रहता है वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर जो होता है प्यूरिफायर जिसको बोलते हैं, तो इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में जो होता है सबसे ज्यादा हमारा मिनरल्स का लॉस होता है। बहुत सारा जो है विटामिन और क्या बोलते हैं मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो भी उसके साथ प्यूरिफिकेशन के दौरान हट जाते हैं, वाटर से फिल्टर हो जाते हैं। तो इस चक्कर में, इस वजह से कुछ कुछ कभी सुनते होंगे कि कुछ वाटर में कुछ कुछ विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी से कभी कभी कुछ डिजीज वगैरह हो जाते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि नॉन मेटल के बारे में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये सही है। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, ये गलत है। एयर के साथ जो है नॉन मेटल ये रिएक्शन करते हैं। इवन की फॉस्फोरस ऐसा नॉन मेटल है जो अगर आप एयर में रख देंगे तो उसमें आग भी लग जाता है, तो एयर के साथ तो रिएक्शन करता है, तो नॉट तो गलत हो जाएगा। दे रिएक्ट एक्टिवली विथ एसिड्स, तो एसिड के साथ नॉन मेटल जो है वो एक्टिवली नहीं रिएक्शन करता है, मतलब रिएक्शन कम होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दे मेक ए रिंगिंग साउंड विथ स्ट्रक, नहीं, ये रिंगिंग साउंड जो वो मेटल में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये नॉन मेटल में कोई सी भी तरह का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, साउंडनेस प्रॉपर्टी जो है वो मेटल का होता है, तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का जो प्रॉब्लम होता है उसका मेन रीजन क्या है। तो उसका मेन रीजन जो है वो स्मॉग है। ठीक है, स्मॉग जो होता है वो उसकी वजह से हमें एयर पोल्यूशन जो होता है, स्मॉग एक तरह से उस एयर पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस होता है, सांस ये अस्थमा का दिक्कत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको जो है बैलेंस डाइट ये प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट एनर्जी वाला जो है आहार जो है घटक जो है अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका तुरंत ग्लूकोज वगैरह के फॉर्म में हो जाते हैं। फैट जो है वो भी जो है बहुत जल्दी, बहुत कम अमाउंट के फैट में बहुत ज्यादा कैलोरीज में एनर्जी मिलता है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर है। प्रोटीन सब भी है लेकिन ये थोड़ा हमें कम एनर्जी देता है फैट और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि हिरन के चारों तरफ खतरे देख, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है और सही बताना है
हिरन जो है चारों तरफ खतरे को देख सकता है, उसके हिरन जो है चारों तरफ जो खतरा उसको देख सकता है। हिरन की आंख उसके सिर के दोनों ओर होती है। तो आप इसमें बता रहे हैं कि इसका ऑप्शन हिरन चारों तरफ खतरे को देख सकता है क्योंकि उसकी आंखें जो होती हैं वो दोनों जो होते हैं उसके सिर की तरफ होते हैं, तो वो बिना अपनी गर्दन को घुमाए लगभग 310 डिग्री रोटेट कर सकता है, 310 डिग्री तक के व्यू को वो देख सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने खतरों को भी देख सकता है और आंखें जो हो तो सिर के दोनों ओर होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन वन सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही है और इसका आर जो है उसका सही व्याख्या करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। इसमें आपको तीन जो है वो लिक्विड लिया गया है। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, थ्री लिक्विड है, पी क्यू और आर। इसमें क्या किया गया है कि एक ऑब्जेक्ट को जो है तीनों लिक्विड में मर्ज डाला गया है। ठीक है, तीनों लिक्विड में डाला गया है और आपसे पूछ रहा है तीनों लिक्विड का डिफरेंट डेंसिटी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अरेंज द लिक्विड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज। आपको डेंसिटीज बताना है तीनों लिक्विड का। किस कंडीशन पे? जब ये आपको चार कंडीशन दिया गया हुआ है। जब आप उस वस्तु को पी द्रव में डालते हैं तो पूर्णतः डूब जाता है। ठीक है, आपके पास एक वस्तु है रखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी गेंद है, कोई भी है क्या बोलते हैं, कीले ले लीजिए, कोई भी सामान आपका सामान है, लेकिन तीनों अलग अलग लिक्विड में डिफरेंट डेंसिटी का है और डालने पे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है, तब आपको डेंसिटी बताना है। पी लिक्विड में जब उस वस्तु को डालते हैं, मान लीजिए आपके पास गेंद है, उसको डालते हैं तो पूर्णतः डूब जाता है। ठीक है, दूसरा क्यू में जो है वस्तु तैरती है और वो अपना 1/4 भाग जो है द्रव की सतह नीचे जाती है, एक चौथा 3 भाग जो उसका ऊपर तैर रहा है और एक भाग पानी के अंदर है। और आर वस्तु में जब डालते हैं तो आधा जो है द्रव की सतह के नीचे है और आधा ऊपर है। एक्चुअली होता क्या है कि डेंसिटी का जो तैरने से जो कंसेप्ट है वो आपको पता नहीं, जिस लिक्विड का डेंसिटी जितना ये कम होगा, ठीक है, जैसे कि अब वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है और ऑयल का कम होता है, तो ऑयल के सरफेस पे वाटर क्या होता है, ऑयल पे तैरने लगता है। ठीक है, तो जिसका डेंसिटी जितना कम होगा वो उसको उस लिक्विड में क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा पूरी तरीके से। जैसे कि पी में क्या है, वो पूरी तरह से वो सब्सटेंस जो वो डूब जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पी का डेंसिटी कम है, इसीलिए उसमें सब्सटेंस डूब जाता है। जैसे एग्जांपल में समझिए, वाटर में जब हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल उसके सतह पे तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज्यादा है और ऑयल का कम है। ठीक है, लेकिन पहले वाले में क्या हो रहा है कि पी में जब उस सब्सटेंस को डालते हैं तो सब्सटेंस डूब जाता है पूरी तरीके से, तो मतलब जो डूब जा रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो पी का डेंसिटी कम है, इसीलिए उसकी सतह पे वो सब्सटेंस तैर नहीं पा रहा है, तो पी का तो कम हो गया। चलिए नेक्स्ट में क्यू में क्या है कि उसका बस 1/4 भाग ही डूबता है, 3 भाग तैर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू का डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, पी से तो ज्यादा है। चलिए पी से आप इसका ज्यादा है। आर में क्या है कि आधा डूब जाता है आधा ऊपर है, तो आर का डेंसिटी जो हो गया वो पी से तो ज्यादा है, लेकिन क्यू से इसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर में क्या है, आधा डूब गया है और क्यू में सिर्फ 1/4 डूबा है, मैक्सिमम जो है तैर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जिसका जितना, हाँ ठीक है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। पी आर क्यू, पी का डेंसिटी सबसे कम है इसलिए उसमें जो सब्सटेंस है वो डूब जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कम रहेगा तभी डूबने देगा, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो वो सब्सटेंस को डूबने नहीं देगा। मान लीजिए ऑयल को ही, जैसे मैं एग्जांपल में बता रही हूँ, वाटर में ऑयल रखिए, किसी और चीज में, या कोई भी कागज ही ले लीजिए, उसको वाटर की सतह पे डालिए, ऑयल की सतह पे डालिए और तीसरे किसी सब्सटेंस पे डालिए, तो आप देखेंगे कि सारे सतह पे वाटर में, मतलब किसी में डूब रहा है, किसी में आधा डूब रहा है, किसी में कम। तो अगर वाटर में वो ज्यादा
तैर रहा है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है, ऑयल में थोड़ा डूब रहा है, यानी ऑयल का डेंसिटी थोड़ा सा कम है। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप बस डायरेक्ट एक लाइन में ये समझिए कि जिसकी जितनी कम डेंसिटी होगी उतना ज्यादा सब्सटेंस उसमें डूबेगा। पूर्णतः डूब रहा है मतलब बहुत कम डेंसिटी है, आधा डूब रहा है मतलब इसकी डेंसिटी थोड़ी इससे ज्यादा है, फिर भी क्यू से कम है। जो सबसे कम डूबने दे रहा है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। चलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट वही आ गया। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अगर सिंपल पेंडुलम जो है उसका हम टाइम पीरियड इंक्रीज कर देंगे तो इसमें क्या इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम का जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का। उसका होता है 2π/L/G। ठीक है, एल जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और ये जो आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से क्लियर हो जा रहा है कि जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेज द लेंथ, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का तो चर्चा ही नहीं है, मास तो इस फॉर्मूला में है ही नहीं, ऑनली लेंथ की बात होगी तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक बॉय जो है वो एक लड़का है, वो ऑब्जर्व करता है, दो ऑप्शन दिया है इसमें से आपको सही गलत बताना है। एक लड़का ने देखा कि कैरम बोर्ड पे क्या होता है कि स्ट्राइकर जो होता है, खेले होंगे कभी, आसानी से गति नहीं कर रहा है, तो उसके प्लाईवुड पे कुछ टेल्कम पाउडर डाल देते हैं। ठीक है, उसने डाल दिया, रीजन है टेल्कम पाउडर कैरम के प्लाईवुड स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ा देते हैं। नहीं, पाउडर डालने के बाद तो उसका जो फ्रिक्शन है वो तो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए ये तो सही है पर आर गलत, अभी कथन तो सही है पर कारण जो है वो गलत है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 3 सही हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है। चलिए, फ्रिक्शन को जो है वो कम करेगा ना कि इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। बोल रहा है कि आप एक लड़की सड़क पर जा रही है, अचानक से बादल में बादल आवाज करने लग जाती है, मतलब बिजली कड़कने लगती है, तो उसको क्या करना चाहिए। उस वक्त क्या करना चाहिए, तो पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए। नहीं, गलत है, पेड़ के नीचे खड़े होंगे पेड़ वगैरह गिर गया। चलते रहना चाहिए। नहीं, चलते भी नहीं रहना चाहिए, कहीं भी कुछ भी बिजली का तार वगैरह गिर सकता है। समीप के किसी के जलाशय में उतरना चाहिए। नहीं उतरना चाहिए, मान लीजिए जलाशय में कोई करंट वगैरह गिर गया, कोई पोल गिर गया तो उसको हो सकता है, उसके लिए खतरा हो सकता है। धरती पे नीचे उकटू बैठना चाहिए। तो उकटू बैठने मतलब चुकमुके होते हैं, मतलब आपको एकदम छोटा सा एकदम छोटा होके बैठना चाहिए। तो आपको ना एकदम गोल करके नीचे जो होते हैं बैठ जाना चाहिए। आप जितना छोटा करके बैठ सकते हो वैसे बैठ जाना चाहिए, ताकि आप अगर जितना छोटा सामान बन जाएंगे ना उतना आप सेफ रहेंगे, आप पे जल्दी कुछ ही गिरेगा नहीं, आसपास कोई चीज गिरेगा हो सकता है आपसे न टकराए, क्योंकि आप बहुत छोटा सब्सटेंस बन गया ना, एकदम ऐसे करके बैठ गए हुए हैं। अगर आप लेट के रहेंगे, चल के रहेंगे, आप बड़े हैं लंबे, कुछ गिर गया, कुछ टक्कर खा गया, तो आपको धरती पे नीचे उल्टू बैठना चाहिए। ठीक है, एकदम छोटा टारगेट बनना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। जितना कम सरफेस आप लिए रहेंगे बैठने में, उतना आसपास आपका डेंजर से आप सुरक्षित रहेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसी चुंबक की लंबाई मैग्नेट का, ठीक है, एक मैग्नेट है, ठीक है, उसको क्या किया गया, उसको परपेंडिकुलरली टू हाफ्स में काटा गया है। एक मैग्नेट है, मान लीजिए एक मैग्नेट है, उसको परपेंडिकुलर दो भाग में काटा गया है, काट दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि उसके पोल के स्ट्रेंथ पे और उसके लेंथ पे, पोल एंड उसके, हाँ, लेंथ और पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको इफेक्ट बताना, तो आप इसको हाफ काटेंगे तो ऑब्वियस बात है लेंथ जो है वो तो आपका हाफ हो जाएगा क्योंकि आधा कर दिया। और पोल का स्ट्रेंथ की बात होगी तो पोल के स्ट्रेंथ पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट का जो पोल का स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अगर आप इसको काटते हैं तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
ये बड़ा था तो भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यही था, ये छोटा हो गया तो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही रहा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए पोल के स्ट्रेंथ पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा टू सही हो जाएगा, लेंथ विल बी हाफ, लेंथ जो है वो आधा हो जाएगा, अब पोल का स्ट्रेंथ जो है वो चेंज नहीं होगा, ऑप्शन टू, लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव का जो प्रबल अपरिवर्तित रहेगा, ध्रुव का जो हो गया मतलब इसका मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ हो गया पोल स्ट्रेंथ, तो वो आपका चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा काटने से। देख लीजिए दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले भी वही था, अब आगे भी वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है 24 दिन से हमको फिजिक्स से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आया था। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या किया है आपको कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 5 और 3 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछ रहा है कि उस ब्लॉक को हम कैसे प्लेस करेंगे, प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, थ्री डिफरेंट वेज, कैसे हम करेंगे कि आपको प्रेशर जो है वो ब्लॉक, करेक्ट में बात, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आपको इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कब कैसा प्रेशर लगेगा, क्या दिया है ऑप्शन में, उस हिसाब से हम उसको बताएंगे। ठीक है, पहला करा द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द बेस। आप सीधे ये समझ लीजिए, आपको 10 और 5 3 दिया, मैक्सिमम प्रेशर कब लगेगा, मैक्सिमम प्रेशर तब लगेगा जब कम से कम बेस होगा। ठीक है, बेस में आपको अगर एक हो जाएगा 10 और 5 का मल्टीपल, 5 और 3 का मल्टीपल, और 10 और 3 का मल्टीपल एरिया का। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, प्रेशर का आपका फॉर्मूला ही होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो आपका एरिया जितना कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एरिया जितना कम रहेगा उतना आपका प्रेशर फील होगा। तो आपका एरिया यहाँ पे मान लीजिए 50, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30 है, तो आपका जो जब एरिया जो 5 into 3 की तरफ होगा, 5 into 3 मतलब हो गया ब्रेथ और हाइट, जब बेस में ब्रेथ और हाइट होगा तब मैक्सिमम प्रेशर लगेगा, है ना। देखते हैं किस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेथ एंड बेस, ये नहीं होगा, ब्रेथ एंड हाइट किस में दिया हुआ है, प्रेशर इसमें ब्रेथ हाइट, हाँ, मैक्सिमम प्रेशर एंड ब्रेथ एंड हाइट फॉर्म द बेस ऑफ, ये ऑप्शन टू आपका सही आंसर देगा। मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, जब ब्रेथ और हाइट जो है उसका बेस बनाएगा। ठीक है, 5 और 3 जब बेस बनाएगा तब सबसे कम एरिया होगा और सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। तो क्लियर है, आप हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे अधिक दाब तब आरोपित होगा जब चौड़ाई और लंबाई से आधार बनाया जाएगा, आधार जितना छोटा रहेगा, एरिया जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब डाटा देख लेंगे, डाटा से आप कंबाइन करके देख लीजिए और ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहला तो गलत हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई को लेंगे, लंबाई, लंबाई अगर लेंथ और ब्रेथ को लेंगे तो 50 हो जाएगा, तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर ए सर्कुलर रिंग, रिंग के लिए जो है वो कौन सा यूनिफॉर्मली हीटेड, हीट किया जा रहा है एक सर्कुलर रिंग को, इसके लिए क्या सही है। तो एक रिंग है, मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है, तो इसमें आपको हीट करने पे क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा, रिंग जो है बड़ा हो जाएगा। तो रिंग जब बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए ये एक, सॉरी, मान लीजिए ये एक रिंग है, ठीक है, रिंग है, तो ये पहले इस वायर से रिंग बना था, अब जब इसको हीट करेंगे तो इसका वायर जो है वो बड़ा हो जाएगा, वायर जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो बड़ा हो रहा है मतलब बड़ा, अब बड़ा रिंग से, बड़ा वायर से जब हम रिंग बनाएंगे तो उसका डायमीटर जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये छोटा है, जब इस बड़ा से बनाएंगे तो काफी बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा, तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर इंक्रीज है,
ये वायर था, रिंग को मान लीजिए हम वायर के फॉर्म में आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि पहले ये रिंग था। ठीक है, तो इस मान लीजिए अगर पहले का जो 10 मीटर का था, ठीक है, बाद में ये इसको जब हीट करते एक्सपेंड कर जाता है तो ये मान लीजिए 20 मीटर का हो गया। जितना भी बड़ा वायर रहेगा तो उसका हम रिंग बनाएंगे तो डायमीटर बड़ा हो जाएगा, इसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। आपको जब हीट करेंगे तो उसको एक्सपेंड करेगा और उसका लेंथ बड़ा होगा तो ऑब्वियस बात है, फिर से हम उसको गोला में शेप डालेंगे तो डायमीटर बड़ा हो जाएगा। तो आपको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि ह्यूमन ईयर जो है वो कौन कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वो आपको कर्णवर्त है। ठीक है, हमारा जो साउंड वाइब्रेशन है जो कर्णवृत्त पे जाता है और वहां पे साउंड वाइब्रेशन प्रेशर क्रिएट करता है। उसके बाद वहां से हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो फिर ब्रेन को भेजा जाता है। ब्रेन हमारा साउंड में उसको कन्वर्ट करके हमें समझाता है, देता है, जो भी इस तरीके से होता है। तो इसका आपको इसका आंसर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जुगाली करने वाला पशु जो होता है उसके अमाशय में, मतलब जो रूमेन और हाँ रूमेनेंट्स टाइप का जो जानवर होता है उसके पेट में रूमेन होता है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि बैक्टीरिया ऑफ रूमेन फर्मेंट्स द फूड एंड रिलीज गैस विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन। मीथेन गैस को रिलीज करता है। तो इस डायग्राम से समझते हैं कि जो रूमेन जानवर होते हैं, रूमिनेंट जो होते हैं जिसके अंदर पेट, रूमेन जो है वो रूमिनेंट जानवर जो होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, उनका एक स्टोमक का पार्ट है, डाइजेस्टिव पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। उसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी ये सब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जब पूरी तरह से डाइजेशन जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन, तो कुछ गैस भी इवॉल्व होता है जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मीथेन गैस जो है, मीथेन गैस यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, CH4। तो आपका यहाँ पे ये काउ रूमेन, रूमेन एक तरह से यहाँ डायग्राम से आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि सम CH4 भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और बैक्टीरिया जो है वो भी यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोनों ए सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको क्लियर हो गया, डायग्राम से भी क्लियर हो गया कि रूमेन क्या होता है और ये मीथेन गैस जो होता है कंप्लीट डाइजेशन के टाइम में निकलता है, बैक्टीरिया डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, ठीक है। तो ओके, आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।